हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में सामाजिक अंकेक्षण का धारा 10 तक हम लोगों को कंप्लीट हो चुका था। आज धारा 11 से हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो धारा 11 है ये बोलता है अनुवर्ती कार्यवाही। ठीक है, अनुवर्ती कार्यवाही का मतलब होता है जो भी जैसे जो व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण के दौरान किसी नियम का अगर उल्लंघन करता है या उसका दुरुपयोग करता है तो उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की जाती है उसको ही अनुवर्ती कार्यवाही कहा जाता है, जिसके बारे में धारा 11 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक किया व आयुक्त मनरेगा योजना। ठीक है, मतलब कि जो अनुवर्ती कार्यवाही है इसका अनुवर्ती कार्यवाही करने का जो उत्तरदायित्व होता है वह जिला कार्यक्रम समन्वयक और आयुक्त मनरेगा योजना इन दोनों का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है मनरेगा अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज। ठीक है, तो देखिए अगर जो है कोई भी जो मुद्दा है जिसपे सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अगर को किसी भी जो अधिनियम का अगर उल्लंघन हो जाता है, किया जाता है, या मनरेगा योजना के जो भी क्रियान्वयन में अगर जो कमी होती है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मनरेगा अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्यवाही शुरू करने का दायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का होता है। तो यहाँ पे ये जो कार्यवाही है, कौन सी कार्यवाही? अनुवर्ती कार्यवाही। ये स्टार्ट करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो जिला कार्यक्रम समन्वयक का होता है। और कब करता है? जो निकासी बैठक की तारीख होती है उसी तारीख से 15 दिन के भीतर ही सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में जितने भी जो उसमें लिखित रूप से जो दर्ज रहता है रिपोर्ट में, है ना, उससे रिलेटेड जितने भी जो व्यक्ति होते हैं उन पर कार्यवाही शुरू करने का जो दायित्व होता है ये जिला कार्यक्रम समन्वयक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वसूल की गई राशि 7 दिनों के भीतर मजदूरों को लौटा दी जाएगी। तो देखिए, चूँकि जो निकासी बैठक में जो भी दिए गए जो आदेश हैं उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो किया जाएगा, और जो ऐसी प्रक्रिया है ये शासन के जो नियम है और निर्देश है इनके अनुरूप ही पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति है या जो भी व्यक्तियों है या व्यक्ति वर्ग है इनके द्वारा अधिनियम के अधीन जो भी योजना चल रही है उससे रिलेटेड जो भी निधि है इसका अगर दुरुपयोग पाया जाता है जांच करते हुए या उसका अगर गबन किया हुआ पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएंगी। और ये जो कार्यवाही जो है, ठीक है, उससे जो भी राशि का वसूल किया जाएगा उस राशि को जो अधिकार स्वरूप मजदूरों से संबंधित अगर हो वो राशि, ठीक है, उस किसी भी मजदूर से संबंधित अगर हो तो उनको अधिकार स्वरूप उस राशि को वसूल करने की तारीख से 7 दिन के भीतर उनको मजदूरों को लौटा दी जाएगी ये राशि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्व वसूली अधिनियम 1958 के अनुसार कार्यवाही निकासी बैठक की तारीख से 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी। तो ये क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अगर राशि गबन का दोषी पाया जाता है, ठीक है, अब राशि गबन का दोषी पाया गया तो देखिए उनको एक चांस दिया जाता है कि ये जो बैठक अगर जैसे चलती रहती है तो उसी बैठक में उस जितने भी राशि का अगर वो गड़बड़ किया हुआ है ना, जितने भी राशि की गड़बड़ी की गई होती है उतना राशि का वो भरपाई कर पाए। अगर वो भरपाई करता है तो उसको वसूल की गई राशि को वसूलने के 7 दिन के भीतर ही मजदूरों को लौटा दिया जाएगा। और यदि वो राशि को अगर वो नहीं दे पाता है, ठीक है, जो भी राशि का अगर वो गबन किया गया है उसका भुगतान करने में अगर वो विफल रहता है तो उसके विरुद्ध राजस्व वसूली अधिनियम 1958 के अनुसार राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है, ये जो कार्यवाही की जो प्रक्रिया है, ये जो निकासी बैठक डिसाइड किया गया रहता है उसी निकासी बैठक की तारीख से 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इससे और ज़्यादा इसमें लेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धारा 12 सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका।
ठीक है। तो प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, जितने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे सीईओ जनपद पंचायत हो गया, सीईओ जिला पंचायत हो गया, ठीक है, जिला कार्यक्रम समन्वयक हो गए, ग्राम सभा हो गया, ठीक है, कार्यक्रम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, ठीक। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रशासन में इनकी क्या क्या भूमिका होती है। तो देखिए, मैंने पहला लिखा है सीईओ जनपद पंचायत, जिसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी कहा जाता है। तो इनकी क्या भूमिका होती है या इनके क्या दायित्व होते हैं, ये पूरे जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक गांव की जो ग्राम सभा होती है, इसमें कार्यों को पूर्ण रूप हो, कार्य जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो, ठीक है। और सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है पूरी तरीके से अच्छे से, इस बात का सुनिश्चित करना रहता है। इनका जो भूमिका रहती है वो सामाजिक अंकेक्षण ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उस ग्राम सभा में, इसका वो सुनिश्चित करना इनका उत्तरदायित्व होता है या इनकी उसमें भूमिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहायक परियोजना अधिकारी। देखिए, मैंने सेकंड में लिखा है उसके बाद डॉट लगाया, प के बाद डॉट है और अ के बाद डॉट है, तो इसका पूरा नाम है सहायक परियोजना अधिकारी। तो इनकी क्या भूमिका होती है, ये जिला जनपद के मध्य समन्वय की तरह काम करते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो दायित्व होता है वो जिले में सामाजिक अंकेक्षण के सुचारू संचालन और संपादन के लिए जिला व जनपद पंचायत का आवश्यक सहयोग करेगी, ठीक है। ये इनकी भूमिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जो कि कलेक्टर होते हैं। इनका क्या दायित्व होता है, तो जो कलेक्टर हैं इनका ये दायित्व होता है कि ग्राम सभा की तारीख व एजेंडा तय करेंगे और सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवश्यक जितनी भी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको सुनिश्चित करेंगे ये, ठीक है, सुनिश्चित कराएंगे या खुद भी जाके करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सीईओ जिला पंचायत, ठीक है, जिसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भी कहा जाता है। तो इनका जो दायित्व होता है सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन या संपादन बोल सकते हैं या मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ये, ठीक है। और उसके साथ साथ सामाजिक अंकेक्षण में जितनी भी जो समस्याएं आती है उसका निराकरण करने की ये व्यवस्था करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा की भूमिका देख लेते हैं। तो ग्राम सभा की भूमिका तो इसमें सबसे अहम होती है, ठीक है। क्या क्या इसकी भूमिका होती है, अंकेक्षण के लिए जो सदस्य का चुनाव होता है, अंकेक्षण हेतु जो दल जो गठन किया जाता है ना, तो दल के सदस्य का ये चुनाव करता है। अंकेक्षण ऑडिट फोरम में सक्रियता एवं जिम्मेदारी से ये भाग लेते हैं। मतलब कि जो सामाजिक अंकेक्षण की जो ग्राम सभा होती है ना, सामाजिक अंकेक्षण में जो भी चीज़ें होती है उसमें ग्राम सभा की जो भूमिका होती है वो बहुत अहम होती है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अंकेक्षण दल की रिपोर्ट सभी आवश्यक बात सुनना, जो अंकेक्षण दल होता है उसकी रिपोर्ट से संबंधित जितनी भी जो आवश्यक बातें होती हैं उसको अच्छे से सुनते हैं, कौन, ग्राम सभा, ठीक है। और ग्राम सभा में इस प्रकार का वातावरण बनाएगा कि जैसे वहाँ पे मजदूर लोग भी उपस्थित हो, उनकी उपस्थिति के पश्चात ही सामाजिक अंकेक्षण का कार्य स्टार्ट किया जाता है। तो वो जो मजदूर हैं या जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे इस प्रकार से अवेलेबल हो कि उनको किसी भी प्रकार का कोई डर या कोई भय ना हो, वो निर्भीक रूप से वहाँ पे और अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख पाए, वो कुछ क्वेश्चन कर पाए, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको बिल्कुल भी बिना डरे वहाँ पे अधिकारियों से वो पूछ पाए, ठीक है। तो इस प्रकार का वहाँ पे माहौल बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ग्राम सभा की होती है, ठीक है। सुधार या कार्यवाही हेतु ये सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं शासन व ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका। तो इनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, जैसे प्रचार प्रसार हो गया, तो प्रचार प्रसार करने के लिए जो सामग्री होती है उसका ये निर्माण करेंगे, प्रचार प्रसार करने की रणनीति बनाएंगे सामाजिक अंकेक्षण के लिए ना ये, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रचार प्रसार की रणनीति बनाएंगे। दल गठन करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण का जो दल होता है इसका गठन करने के लिए ये सुझाव देंगे। जांच दल के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे ये, ठीक है। जांच दल जो है इनको आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध कराएंगे, ठीक है।
ग्राम सभा के आयोजन के लिए यहाँ पे निर्देश या फॉर्मेट भी ये जारी करेंगे, ठीक है। और अंकेक्षण की जो रिपोर्ट रहेगी उस पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करेंगे और इसकी जो जानकारी है उसको जो जो वहाँ पे जिनको संबंधित लोगों को जिनको भी जानकारी देना है वहाँ पे उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व है इनकी क्या भूमिका होती है। तो अगर जानकारी प्राप्त होती है अनुविभागीय अधिकारी को, अगर सामाजिक अंकेक्षण से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त होती है, कोई शिकायत प्राप्त होती है, ठीक है, शिकायत सुनने को मिलती है, तो उस क्षेत्र का जो अनुविभागीय अधिकारी होता है वो किसी भी ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य के अनुमोदन न होने की जानकारी प्राप्त होने पर अपने न्यायालय में पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रकरण को दर्ज करता है। ये मैंने आपको पहले भी ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इसमें इसका और अगर उत्तरदायित्व देखा जाएगा तो जो शिकायत होती है उसके जांच करने के लिए भी जो अनुविभागीय अधिकारी है इसके द्वारा समिति का गठन किया जाता है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जब कार्यवाही वाला जो एक अलग से मैंने एक टॉपिक बताया है उसके अंतर्गत ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यक्रम अधिकारी के दायित्व। ये जो कार्यक्रम अधिकारी है ये कार्य का पूर्ण मतलब जो कार्य है वो पूरी तरीके से हो जाए, सामाजिक अंकेक्षण अच्छी तरीके से होना चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और ये सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे और सामाजिक अंकेक्षण की पूरी प्रक्रिया का ये पालन करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धारा 13। धारा 13 बोलता है सामाजिक अंकेक्षण के लिए आचार संहिता। आचार संहिता मतलब ये है कि सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता। चूंकि सामाजिक अंकेक्षण दल का गठन किस लिए किया गया रहता है कि वो वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण करेंगे, तो सामाजिक अंकेक्षण करने से पहले सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता मतलब कुछ कुछ नियम कानून लागू कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार से चुनाव से पहले आचार संहिता लगता है उसी प्रकार यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए भी सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले ही आचार संहिता लगाई जाती है। तो ये जो आचार संहिता के दौरान जो सामाजिक अंकेक्षण दल के जो सदस्य हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें की मनाही रहती है देख लेते हैं हम। जैसे पहला ये है कि शासकीय भवन या फिर मनरेगा मजदूर के घर पर रुकना, मतलब जो सामाजिक अंकेक्षण दल के जो सदस्य हैं वो अपने घर पे निवास नहीं कर सकते। कब? जब समाज वहाँ पे आचार संहिता लागू होती है तब, ठीक है। या तो वो किसी शासकीय भवन में रुक सकते हैं या मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले जो मजदूर हैं इनके घर पे जाके ठहर सकते हैं, लेकिन अपने स्वयं के घर पे ये नहीं रुकेंगे, ठीक है। सेकंड है मदिरा पान का सेवन नहीं करना। जब आचार संहिता लागू होती है उस दौरान ये किसी भी प्रकार का कोई भी मदिरा पान का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा चीज है वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी भी प्रकार का कोई रिश्वत नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा वो पाया जाता है कि किसी से रिश्वत ले रहे हैं या मदिरा पान का सेवन किए हैं या अपने स्वयं के घर पे निवास कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 14 समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। तो समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण जो है कब किया जाता है, ये गांव के लोगों के ही द्वारा या ग्राम सभा के ही द्वारा या ग्राम पंचायत के ही द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो सामाजिक अंकेक्षण है ये प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार इसका आयोजन किया जाना होता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त अगर गांव के जो मजदूर हैं इनको अगर लगता है, ठीक है, कि वहाँ पे उनको फिर से सामाजिक अंकेक्षण करने की आवश्यकता है तो वो फिर से सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो प्राथमिक हितधारक होते हैं, प्राथमिक हितधारक का मतलब मनरेगा मजदूर, ठीक है, इनके द्वारा मांग के अनुसार वर्ष में 2 बार अंकेक्षण के अलावा, वर्ष में 2 बार अंकेक्षण मतलब कि 6 माह में 1 बार, तो वर्ष में 2 बार ही अंकेक्षण हुआ। अगर वो मांग करते हैं, मजदूर अगर मांग करते हैं तो जो सामाजिक अंकेक्षण होता है उसके अलावा और भी सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है। इसके लिए गाँव के मजदूर और जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण दल है ये अपने स्वयं के द्वारा ही माह में 1 बार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सामाजिक अंकेक्षण करना है तो उसके लिए उनको दस्तावेज की जरूरत तो पड़ेगी, विदाउट दस्तावेज तो वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण पॉसिबल हो ही नहीं सकता,
है ना। तो ये जो इनको जब अभिलेख चाहिए या जो दस्तावेज चाहिए, ये जो शासकीय एजेंसी होती है इनको अनुरोध करते हैं वो, और उनके अनुरोध करने पर ही वो जो शासकीय एजेंसी है इनको अभिलेख उपलब्ध कराती है। ठीक है। और जो क्रियान्वयन एजेंसी होती है ये जवाब देती है। मतलब अगर सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इनके जो क्वेश्चन है इसका आंसर करने के लिए संबंधित योजना के जो क्रियान्वयन एजेंसी होती है ये जवाबदेही होंगी, इनको जवाब देना होगा। ठीक है। रिपोर्ट जो रहेगा वो ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। और ये जो सामाजिक अंकेक्षण की बैठक होगी ये ब्लॉक स्तर या जनपद स्तर पर किया जाएगा। ठीक है। जो सीईओ जनपद पंचायत है इनके निष्कर्षों पर तुरंत ही कार्यवाही किया जाएगा। सीईओ जो जनपद पंचायत है इनके निष्कर्षों के आधार पर तुरंत रूप से वहाँ पे कार्यवाही करेंगे। और जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण ये है वो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक निधि से भोजन भत्ता और पारिश्रमिक का भुगतान करेंगी। ठीक है। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण को अब चूंकि वहाँ पे हो सकता है उनको ज़रूरत हो, भोजन का ज़रूरत हो, ठीक है, या पारिश्रमिक जो है वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन करा, मतलब एक प्रकार का पारिश्रमिक ही हुआ। तो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण को जो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई होती है इनके द्वारा सामाजिक निधि से, सामाजिक निधि मतलब आप समझ रहे हैं ना, सामाजिक निधि से भोजन भत्ता और पारिश्रमिक हो गया, इनका भुगतान किया जाएगा। ठीक है। ये आपका धारा 14 में कहता है समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 15। धारा 15 बोलता है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट। तो देखिए जब मैंने आपको मनरेगा पढ़ाया तो मैं आपको उस टाइम पे और भी बताई थी कि जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई है ना, सामाजिक अंकेक्षण जो इकाई जो होती है इनके लिए याद करिए 0.5% का मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। बजट में जो प्रावधान है उसका 0.5% का यहाँ पे इनको दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए कैसे होता है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए जो बजट होते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के बजट का 6% प्रशासनिक व्यय, मनरेगा योजना के जो बजट का 6% होता है वो प्रशासनिक व्यय के लिए दिया जाता है। इसी 6% का ही 0.5% सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए यहाँ पे बजट के रूप में दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा पूरी तरह से सामाजिक अंकेक्षण वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आती है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।